नमस्ते बच्चों। 1857 की क्रांति के विद्रोह के प्रमुख कारणों के बारे में मैंने अपने पूर्व के व्याख्यान में चर्चा की थी। इसी व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको 1857 के विद्रोह का प्रारंभ एवं विस्तार और उससे जुड़ी घटनाक्रमों की जानकारी देने जा रहा हूँ। 1857 की जो क्रांति है उसने संपूर्ण ब्रिटिश जो सत्ता थी उसको हिलाकर रख दिया था और एनफील्ड बंदूकों का जो प्रचलन अंग्रेज भारत में लाए उसका जो प्रक्रिया इस तरह की थी कि नई एनफील्ड जो बंदूक आई उसको भरने के लिए कारतूसों को दांत से काट कर खोलना पड़ता था और उससे भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भरकर कारतूस को डालना पड़ता था। कारतूस के बाहरी आवरण में चर्बी होती थी जो कि उसे सीलन से बचाती थी। सिपाहियों के बीच अफवाह फैल गई कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सुअर और गाय के मांस से बनाई जाती है। यह हिंदू और मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी जबकि सुअर की हत्या मुसलमानों के लिए वर्जित थी। चर्बी वाले कारतूस ने सेना में असंतोष के नए कारण को पैदा ही नहीं किया अपितु धीमी गति से बढ़ते असंतोष को खुलकर बाहर आने का अवसर प्रदान किया। सबसे पहले बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को ऐसे कारतूस के प्रयोग का विरोध किया। उसने काफ़ी उत्पात मचाया। 8 अप्रैल को उसे फांसी दे दी गई। 6 मई को सैनिकों ने फिर विरोध किया। अब कंपनी ने भारतीय सैनिकों का रुख देखते हुए उनके शस्त्र जब्त करने आरंभ कर दिए। सैनिकों को सजा दी जाने लगी और बड़ी संख्या में कैद किया जाने लगा। अंत में 10 मई 1857 को सैनिकों ने व्यापक स्तर पर विद्रोह का बिगुल बजाकर क्रांति की शुरुआत की। अट्ठावर क्रांति की शुरुआत मेरठ छावनी से मंगल पांडे ने प्रारंभ की। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने नए कारतूसों के विरुद्ध आवाज़ उठाई और उसका परिणाम ये रहा कि छावनी के भीतर मंगल पांडे को पकड़ने के लिए जो अंग्रेज अधिकारी आगे बढ़े उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। उससे दी गई फांसी की सजा की खबर सुनकर संपूर्ण देश में क्रांति का माहौल स्थापित हो गया। 6 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने नए कारतूसों के प्रयोग का विरोध किया। विरोध करने वाले सैनिकों को 10 वर्षों को कैद की सजा दी गई। ऐसी स्थिति में 10 मई को जेल खाने से सैनिकों ने जो मेरठ में था विद्रोह किया और जेल खाने को तोड़ते हुए भारतीय सैनिकों को मुक्त करा दिया और अंग्रेजों को मारना प्रारंभ कर दिया। मेरठ से मिली सफलता से उत्साही सैनिकों ने दिल्ली की ओर बढ़ने लगे और दिल्ली आकर सैनिकों ने कर्नल रिप्ले की हत्या कर दी और दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। उस समय अलीगढ़, इटावा, आजमगढ़, गोरखपुर, बुलंदशहर आदि में भी स्वतंत्रता की घोषणा की जा चुकी थी। सांकेतिक प्रमुख के रूप में बहादुर शाह जफर का चयन किया गया। दिल्ली में जो स्थानीय इन्फेंट्री विद्रोहियों जो शामिल हुए थे उन्होंने राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर सहित अनेक यूरोपीय अधिकारियों की हत्या की और शहर पर कब्जा कर लिया। लेफ्टिनेंट विलोबी जो दिल्ली में पत्रिका के इंचार्ज थे ने कुछ हद तक विद्रोहियों का मुकाबला किया लेकिन जल्दी धराशायी हो गए। वृद्ध एवं शक्तिहीन बहादुर शाह को भारत का शासक घोषित किया गया। विद्रोह में अनेक लोगों की सहभागिता रही। विशेष रूप से उत्तरी पश्चिमी प्रांत तथा अवध के लोगों ने। इसके अलावा
विद्रोह में किसानों, दस्तकारों, दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों, जमींदारों, धार्मिक भिक्षुओं, पुजारियों तथा लोक अधिकारियों ने व्यापक सहभागिता रही, जिसने इसे शक्ति देने के साथ साथ लोकप्रिय विद्रोह का रूप भी प्रदान कर दिया। और वो सभी लोग इस विद्रोह में शामिल हो गए जिनको अंग्रेजों ने उनके स्थानों से बेदखल कर दिया था। एक आकलन के अनुसार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले लगभग 1.5 लाख पुरुष और 1 लाख से अधिक आम नागरिक, 1.5 लाख पुरुषों में 1 लाख से अधिक आम लोग थे, यानी कि 50,000 ही सैनिक थे, बाकी 1 लाख लोग तो सामान्य लोग थे। विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व जनरल बखत खां के हाथों में था, जो बरेली के सैन्य विद्रोह के अगुवा थे और बाद में अपने सैन्य साथियों के साथ दिल्ली पहुंचे थे। भगत खां के नेतृत्व वाले दल ने प्रमुख रूप से 10 सदस्य थे, सेना के 6 और 4 नागरिक विभाग के थे। इसके अलावा कानपुर में अंतिम पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहेब भी इस विद्रोह में कूद पड़े थे। और लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया, जो 4 जून यहाँ पर 4 जून 1857 से विद्रोह प्रारंभ हो गया था। इसी प्रकार से रोहलखंड के पूर्व उत्तराधिकारी खान बहादुर ने स्वयं को बरेली का सम्राट घोषित करते हुए विद्रोह में भाग लिया। इसी प्रकार से बिहार में एक छोटी रियासत जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इस 70 वर्षीय बहादुर जमींदार ने दानापुर से आरा पहुंचकर सैनिकों को सुदृढ़ नेतृत्व प्रदान किया और ब्रिटिश शासन को कड़ी चुनौती प्रदान की। इसी प्रकार से फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला तथा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तथा कानपुर के तात्या टोपे ने, बागपत के शाहमल ने इस विद्रोह में अतुलनीय भूमिका निभाई और अंत में, क्योंकि संख्या बल कम थी और हथियार बहुत ही कम थे, इस कारण से बड़ी क्रूरता से अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन करने में सफलता प्राप्त की। उनके जो तत्कालीन वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने बाहर से अंग्रेजी सैनिका मंगवाई और जनरल नील के नेतृत्व में सेना ने बनारस और इलाहाबाद में क्रांति जिस प्रकार से कुचले वह पूर्णतः अमानवीय थी। क्रांतिकारियों को छोड़ जनसाधारण का कत्ल किया गया, गांव को लूटा गया और निर्देशों को भी फांसी की सजा दी गई। कमांडर इन चीफ जनरल एंसन ने रेजिडेंसियों को आदेश देकर फिरोजपुर, जलंधर, फुलवार, अलंबा आदि में निर्ममता से लोगों की हत्या की। सैनिक नियमों का उल्लंघन कर अनेक सैनिकों को तोपों के मुंह पर बांध कर उड़ाया गया, विद्रोही सैनिकों को। और पंजाब में तो सिपाहियों को घेर कर जिंदा जला दिया गया। यानी कि ये निर्ममता से जो दमन किया गया उसका परिणाम ये रहा कि अंग्रेजों के प्रति आम जन में एक विद्रोह का भाव भड़क गया और जो कालांतर में अन्य विद्रोह के लिए, यानी कि भारत की स्वतंत्रता के लिए एक रास्ता सा इस क्रांति ने बनाया दिया था। अंत में 1859 तक आते आते ये विद्रोह पूर्ण रूप से कुचल दिया गया और ब्रिटिश सत्ता पुनः काबिज हो गई। ये विद्रोह का मुख्य परिणाम रहा था कि ब्रिटिश सत्ता पूर्ण रूप से भारत में काबिज हो गई। विद्रोह असफल क्यों हुआ, इसके पीछे अनेक कारण हैं। उनमें सब जो मुख्य कारण है विद्रोह में सभी वर्गों का शामिल न होना, एक संगठित एकबद्ध विचारधारा का अभाव, निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना, देशी राजाओं का देशद्रोही रुख, सांप्रदायिकता का खेल, संपूर्ण देश में प्रसारित न होना, सशस्त्रों का अभाव, सहायक साधनों का अभाव, सैनिक संख्या में अंतर इत्यादि, तथा सबसे इम्पोर्टेंट जो हिंदू मुस्लिम एकता थी उसको तोड़कर अंग्रेजों ने नया एक
अभियान प्रारंभ किया जिसका मूल भाव था बांटो और राज्य करो। आज बस इतना ही। कल हम विद्रोह से संबंधित जो परिणाम रहे उसके बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।